नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर है, आज की प्रगति यात्रा सीएम नीतीश की स्थगित कर दी गई है। सीएम नीतीश आज पूर्णिया नहीं जाएंगे। आज के बदले अब कल पूर्णिया सीएम नीतीश कुमार जाएंगे। 29 जनवरी को कटिहार सीएम जाएंगे तो 30 जनवरी को मधेपुरा में उनकी यात्रा यह होगी। तो तबीयत थोड़ी खराब है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और इस वजह से आज की जो प्रगति यात्रा है उसे स्थगित किया गया है। सीएम नीतीश आज पूर्णिया नहीं जाएंगे। आज यह कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन अब आज के बदले बताया जा रहा है कि कल पूर्णिया पहुंचेंगे प्रगति यात्रा को लेकर के। वहीं 29 जनवरी को कटिहार सीएम जाएंगे तो 30 जनवरी को मधेपुरा में यात्रा होगी। तो देखिए, लगातार प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लेकिन इन सब के बीच तबीयत खराब होने की वजह से भी कार्यक्रम में बदलाव करना पड़ता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत अभी खराब है, वो आराम कर रहे हैं। अमित हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित, तबीयत कैसी है नीतीश कुमार की और प्रगति यात्रा का क्या फिर से शेड्यूल किया गया है? देखिए, अभी जो नीतीश कुमार की तबीयत है वो नासाज ही है। डॉक्टर जो है वो उन्होंने आराम करने की सलाह दी है और जो उनकी प्रगति यात्रा आज पूर्णिया में होने वाली थी उसे एक दिन की फिलहाल एक्सटेंड किया गया है, यानी यह प्रगति यात्रा जो है वो होगी। अगर दोपहर तक मुख्यमंत्री की शाम तक जो है वो तबीयत में सुधार नहीं होगा तो हो सके आगे भी ये डेट बढ़े, लेकिन जो अभी तक अधिकारी को जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक एक दिन के लिए प्रगति यात्रा को जो है वो आगे बढ़ाया गया है। मुख्यमंत्री फिलहाल जो है आराम कर रहे हैं। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। मेडिसिन भी जो है उन्हें सजेस्ट किया गया है, उन मेडिसिन का इस्तेमाल उन्होंने किया है। लेकिन सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री लगातार इस उम्र के बाद भी प्रगति यात्रा पे जाते रहे हैं और बिहार के जो विकास के कार्य हैं उसमें दिन रात जुटे रहते हैं। हल्की फुल्की जो तबीयत खराब होती है उसको वो नजरअंदाज भी करते हैं। हालांकि डॉक्टर लगातार उन्हें सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, लेकिन कल अचानक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई। जब वो गांधी मैदान से लौटे तो उनकी तबीयत जो है वो अचानक और बिगड़ गई और उसी के बाद उन्हें डॉक्टरों का सलाह लेना पड़ा और डॉक्टरों ने जो सलाह दी है उसके आधार पे वो आराम कर रहे हैं। कल वो फिर से प्रगति यात्रा के जो चरण है उसके लिए वो निकलेंगे, लेकिन तभी वो निकल पाएंगे जब डॉक्टरों का जो है अनुमति। चलिए, बिल्कुल। तो अब आराम कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तबीयत उनकी थोड़ी खराब है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इसी बीच पटना से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। अब सॉफ्टवेयर से ही सभी शिक्षकों का ट्रांसफर होगा। कोई भी ट्रांसफर अब मैन्युअली नहीं होगा। बीपीएससी और विशिष्ट शिक्षकों का ये ट्रांसफर होगा। पहले फेज का इसी माह 30 जनवरी तक लिस्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि सभी जिलों से बारी बारी से विभाग को ये ऑनलाइन रिक्तियां मिल रही है। आज शाम तक ट्रांसफर को लेकर के शेड्यूल जारी होगा। फरवरी में ही दूसरे, तीसरे और चौथे फेज का सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर होना है और सभी फेज के लिए फिर से नई तारीख का ऐलान भी होगा। फरवरी में आवंटित स्कूल की जानकारी मिलेगी। मैट्रिक इंटर परीक्षा के बाद सभी की पोस्टिंग की जाएगी। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग के आज महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा भी होगी। अब तक सिर्फ 35 कैंसर पीड़ित का ट्रांसफर हुआ है। सॉफ्टवेयर में डाटा फीड करने का काम शुरू कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां शिक्षा विभाग की आज एक महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद नई तिथि की घोषणा होगी। शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की है। इससे पहले गिरिराज सिंह ने भी ऐसी मांग की थी। अब मांझी की डिमांड पर सियासी अटकलों का दौर तेज हो गया है। गिरिराज सिंह के बाद केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ी मांग कर दी है। मांझी ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग कर दी है। मांझी ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार के लिए बेहतरीन काम किया है। उन्हें भारत रत्न या कोई और समकक्ष पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। हमारे नीतीश कुमार जी पर आज तक कोई आरोप नहीं लगाया है और नहीं लगा सकता है। इस दृष्टिकोण को भी देखते हुए और दूसरा, सब लोग अपने परिवार, अपने परिजन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि हमारा तो परिवार समूचा बिहार है। इस भावना को लेकर के चलने वाले नीतीश कुमार जी को भी
मैं समझता हूँ कि भारत रत्न हो या समकक्ष और भी जो पुरस्कार हो उससे नवाजित करना चाहिए। मांझी की मांग पर सियासत गरमा गई है। जेडीयू ने कहा सीएम नीतीश के पीछे पुरस्कार दौड़ता है, तो नीतीश को भारत रत्न देने की मांग का बीजेपी ने समर्थन किया। वहीं आरजेडी ने मांझी के बयान पर चुटकी ली है। माननीय जीतन राम मांझी जी को माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के अनुरूप मांग करने का अधिकार है। माननीय नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। निश्चित तौर पर वो भारत रत्न के हकदार हैं और समय आने पर मुझे लगता है कि भारत रत्न जैसे जो गरिमामय सम्मान है उन्हें जरूर दिया जाएगा। ये मांग नहीं रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी हों, सुशील कुमार मोदी जी थे, रविशंकर सिन्हा, ये सब तो लालू प्रसाद यादव जी के ही यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। गुरु तो लालू प्रसाद यादव जी ही है। इसलिए मांझी जी अगर भारत रत्न ही मांगना है तो आप परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के लिए मांगिए। इससे पहले गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी। गिरिराज से पहले भी जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में खास पोस्टर लगाकर नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने तो नीतीश के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की थी। बड़ा सवाल है कि एनडीए नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग क्यों कर रही है। फिलहाल मांझी के बयान के कई सियासी मतलब निकाले जा रहे हैं। मांझी के बयान पर सियासी अटकलें फिर तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। तेजस्वी के नहीं पहुंचने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी का नहीं पहुंचना लोकतंत्र के पर्व के प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। तेजस्वी को ऐसे संस्कार ही मिले हैं, इसलिए लोकतंत्र का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो वहीं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दिलीप जायसवाल पर तंज कसते हुए कहा कि दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब पद पर जाते हैं तो उसकी गरिमा को घटाते हैं। ये कहीं न कहीं लोकतंत्र के पर्व का और उसके प्रति आस्था पर सवाल खड़ा करता है। इसलिए मेरा तो यही सोच है और मेरा अनुरोध है कि भविष्य में इस लोकतंत्र के आस्था के पर्व में कोई राजनीतिकरण नहीं आना चाहिए। सभी लोगों को गांधी मैदान में राजकीय कार्यक्रम में गवर्नर साहब झंडा फहरा रहे थे। दिलीप जायसवाल जैसे कम पढ़े लिखे लोग जब किसी बड़े पद पर जाते हैं तो उस पद की गरिमा घटाने के सिवा और कुछ करते नहीं हैं। देश गणतंत्र है, जहां हम गण हैं वहीं हमारा कार्यक्रम है। ये चाहते हैं कि जहां तंत्र है वहां केवल झंडोत्तोलन हो। ये तंत्र के लिए देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, गण के लिए देश स्वतंत्र हुआ था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने दावा किया कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनाएंगे। एनडीए पूरी तरह एकजुट है। हम एक साथ लड़े हैं, लड़ेंगे और मिलकर बिहार के अंदर एक अच्छी स्थिति बनाएंगे। बिहार प्रगति के पथ। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां पटना में आज से स्कूल खुलेंगे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने ये आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि सुबह 9 बजे से पहले नहीं चलेगी क्लास और दोपहर के 3:30 के बाद नहीं चलेंगी क्लास, यानी कि 3:30 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगी और सुबह के 9 बजे से पहले क्लास नहीं चलेंगी। 31 जनवरी तक इस आदेश को लागू किया जाएगा और सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों के लिए आदेश लागू किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं राजधानी पटना से, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह ने यह आदेश जारी किया है। सुबह 9 बजे से पहले और दोपहर के 3:30 बजे के बाद क्लास नहीं चलेंगी। 31 जनवरी तक के लिए यह आदेश लागू किया गया। बिहार में जहरीली मौत का सिलसिला जारी है। सिवान में संदिग्ध मौत की खबर से प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल शराब पीने के बाद एक मजदूर की तबीयत बिगड़ी। अस्पताल में मजदूर के साथी ने दावा किया कि बीमार मजदूर के साथ की मौत पहले ही हो चुकी है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या पिए हैं? शराब है? दारू कितना के मिलल है?
मिल रहा है 60 रुपये, 20 रुपये के एक। बिहार में संदिग्ध मौत का सिलसिला जारी है। अब सिवान में मजदूर की जहरीली मौत की खबर है। दरअसल संदिग्ध परिस्थिति में एक मजदूर बीमार हो गया। बीमार मजदूर को जब सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसने साफ साफ कहा कि उसने देसी शराब पी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं डॉक्टर ने भी शराब पीने की तस्दीक की है। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने दावा किया कि बीमार मजदूर के एक साथी की संदिग्ध मौत भी हुई है। क्या पिए हैं? शराब हैं? दारू कितना के मिलल है? मिल रहा है 60 रुपये, 20 रुपये के एगो। 20 रुपया के एगो। जड़ी कौन ची मिलल? एगो पॉलिथीन में है। कौ आदमी पी ले रहा? 2 आदमी है। एक आदमी? एक आदमी पता नहीं, हमारे संग छोड़ दिलो। गोड़िया कोठी। उसके बाद वहाँ ये लोग पी लेते प्रतिम धोई गया और एक पुल के नीचे से वो भी प्रतिम धोई गया। तो मैं रेड़ा चला रहा था तो मैं इसको देखा तो मैं गया। कोई मरा नहीं है? कोई मरा भी है? कुछ लोग बता रहा है, क्या मामला है? हाँ, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का सिम्टम है उसमें। अल्कोहल का है? हाँ, उसमें जो भी सिम्टम मिल रहे हैं, जो साइन मिल रहे हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के हैं और उसके लिए हमने दवा चला दिया है। पूरा मामला गोरियाकोठी थाना क्षेत्र के चितौली गांव की है। बताया ये जा रहा है कि युवक यूपी से 3 दोस्तों के साथ सिवान में चिमनी भट्टी पर मजदूरी करने आया था, जहां उसने मजदूरी करने के बाद अपने 2 दोस्तों के साथ 20 रुपए का देसी शराब का पाउच पिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं बीमार मजदूर के साथी ने खुलासा किया कि एक की संदिग्ध मौत भी हुई है। इस घटना के खुलासे के बाद में पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है, लेकिन पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में कब तक जहरीली मौत होती रहेगी। न्यूज़ 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। मजदूर की संदिग्ध मौत पर उसके साथी का ये कहना है कि जहरीली देसी शराब पीने से उसकी मौत हुई है, जबकि पुलिस का ये दावा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट लगने से मौत हुई है। वहीं बीमार मजदूर सदर अस्पताल में भर्ती है। मैदान होकर वो न सोने का चल गया था गाँव में, गाँव में जाकर घटना हो। आप पीला सलो पीले ही तब न घटना। मारपीट नहीं खे भाई? ना मारपीट नहीं। तो उनका नाम कहा? वीरेंद्र केवट। घर कहाँ उनका? नरईपुर। कौन जिला? बेतिया। अब खबर झारखंड से है, जहां खूंटी में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्रूर चेहरा सामने आया है। मामले को लेकर पीड़ित की मां ने कर्रा थाने में शिकायत दर्ज कराई है और बच्ची को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। चाइल्ड राइट्स की संयोजक ने बताया कि झारखंड के बच्चियों के ट्रैफिकिंग करने वाले तस्कर कई बार बच्चियों को वैसे कामों में जबरन भेज देते हैं जहां से बच निकलना आसान नहीं होता। बच्ची को खोजने के लिए खूंटी पुलिस ने जांच तेज कर दी है और बच्ची के रेस्क्यू की कोशिश में जुटी हुई है। विमल सिंह लेने आया था और वो बोला कि हमको इतना अच्छा काम मिला है, जब हम लड़की को दो, हमको हम काम करने अच्छा जगह में काम दिला रहे हैं। अच्छा जगह में काम दिला रहे हैं, अच्छा से काम करेगी और अच्छा से हम घर पहुंचा देंगे। बोली तो अभी तक को ना उससे बात करवा रही है ना तो पैसा भेज रही है। तो साफ साफ दिख रहा है उसके साथ गलती हुआ है। वो शादीशुदा बच्ची नहीं है, उसके बाद भी उसके शारीरिक को देख के लग रहा है कि वो शारीरिक तौर पे बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित हुई है। और हो सकता है, जैसे उनकी मम्मी से भी पता चला था कि कई अबॉर्शन भी हुए होंगे। भी लड़कियों की तस्करी होती है, उसके साथ तरह तरह का शोषण होता है। यह वीडियो यह साबित कर रहा है कि जिसके तहत उस लड़की की नग्न वीडियो ज़बरदस्ती उसको बना करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मामला पुलिस के पास भी पहुंचा है। खूंटी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। मेरा झारखंड पुलिस से आग्रह होगा कि त्वरित इस पर एक टीम बना करके दिल्ली से उस लड़की को रेस्क्यू किया जाए एवं साथ में जो भी इसमें ट्रैफिकर शामिल है उसको गिरफ्तार किया जाए। रिम्स अस्पताल परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगाने के फैसले को रिम्स प्रबंधन ने वापस ले लिया। आयोजक पूरे जोरों शोरों के साथ पूजा की तैयारी में जुट गए हैं, पर पूजा पर रोक लगाने की क्यों आई थी नौबत और प्रबंधन ने क्यों लिया ये फैसला, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। रांची का रिम्स अस्पताल। इस हॉस्पिटल के परिसर में सरस्वती पूजा इकलौता ऐसा त्योहार है जो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मेडिकल के छात्र भारी उत्साह के साथ सरस्वती पूजा का आयोजन करते हैं, लेकिन इस बार
तब उन्हें झटका लग गया जब शुक्रवार को रिम्स प्रबंधन ने अस्पताल परिसर में सरस्वती पूजा पर रोक लगा दी। हालांकि अब आयोजन रद्द करने के फैसले को वापस ले लिया गया है। रिम्स प्रबंधन की तरफ से जो है कल देर रात एक फैसला निकाला गया कि सरस्वती पूजा का आयोजन नहीं किया जाएगा और इसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि जो कुछ मारपीट की घटना हुई थी एक दिन पहले, उसको रेफरेंस देकर के उन्होंने ऐसा बताया। रिम्स के छात्रों और बाहरी लोगों के बीच हुई मारपीट के बाद रिम्स प्रबंधन ने सरस्वती पूजा पर रोक लगाने का फैसला लिया था। शोर शराबे को लेकर हुए विवाद में काफी मारपीट हुई थी, जिसमें एक छात्र को गंभीर चोटें भी आई थी। पर अब अस्पताल प्रबंधन सरस्वती पूजा के आयोजन की इजाजत देती है। सरस्वती पूजा फिर से स्टार्ट करने का ये दिया गया है, फिर अनुमति दिया गया है। सरस्वती पूजा पर प्रतिबंध हटने से छात्र काफी खुश हैं। आयोजक और छात्रों ने रिम्स प्रबंधन के फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पूजा पर रोक लगाने को लेकर छात्र काफी नाराज दिख रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नाराजगी जाहिर भी कर रहे थे, जिसके बाद राज्य सरकार, स्वास्थ्य महकमा, IMA और JDA की पहल पर प्रबंधन ने फैसला वापस लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी फटकार लगाई गई है। जो जिन्होंने ये ऑर्डर इशू किया था तो उनको फटकार लगाई गई है और ये ऑर्डर वापस लिया गया। रिम्स प्रबंधन के फैसले के बाद अब ये पूरा विवाद लगभग शांत हो गया है। छात्र और आयोजक पूरे जोर शोर के साथ सरस्वती पूजा की तैयारी में जुट गए हैं। रांची संवाददाता संजय कुमार सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। झारखंड में सरकारी खजाने को खाली करने के मामले में ATS ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकारी खातों से 116 करोड़ की फर्जी निकासी मामले में 7 लोग को गिरफ्तार किया गया है। क्या है पूरा मामला और किस मास्टरमाइंड ने रची इस खेल की पूरी साजिश, रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सरकारी खजाने को खलियाने के मामले में ATS ने एक बड़ा एक्शन लिया है। ऊर्जा और पर्यटन विभाग में 116 करोड़ रुपए के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। ATS ने बड़ा एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 48 करोड़ की रकम भी कई बैंक खातों में फ्रीज की गई है। झारखंड ATS के मुताबिक 350 बैंक खातों को फ्रीज किया गया। साथ ही 2 करोड़ कैश और ज्वेलरी भी जब्त की गई। क्योंकि ये अपराध लंबे समय से चल रहा था, यदि इसकी जानकारी तुरंत मिल गई होती तो शायद इतना अधिक पैसा नहीं जाता, परंतु अभी करीब 100 करोड़ रुपया, ये करीब 90 करोड़ रुपया हमारी गिरफ्त से बाहर है। झारखंड ATS का मानना है कि अभी भी बड़े अमाउंट की रिकवरी बाकी है। मास्टरमाइंड के करीबी श्रवण कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन बदमाशों के ऊपर करीब 25 करोड़ के ट्रांजैक्शन का आरोप है। फोन और सिम की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। मामले में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि फर्जी निकासी के तार पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोगों ने गिरफ्तारी भी की है श्रवण कुमार शर्मा। हालांकि ये रहने वाला तो बिहार का है, लेकिन कोलकाता में रहता था और ये मुख्य साजिश कर्ताओं का एक बहुत ही मेन मेंबर था ये इस पूरे ग्रुप का। झारखंड ATS के कप्तान ने यह बताया कि 116 करोड़ के गबन मामले में 4 मामले दर्ज हुए हैं। पिछले साल 3 अक्टूबर 2024 को मामला दर्ज हुआ था। ऊर्जा और पर्यटन विभाग के मास्टर ट्रस्ट ने दर्ज कराया था। पर्यटन विभाग में 10 करोड़ और ऊर्जा निगम में 9 करोड़ की धोखाधड़ी की बात कही गई थी। फर्जी खाते से पैसे निकाले जाने का आरोप लगाया गया था। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज केस को लेकर टीम हरकत में आई। 4 अक्टूबर को फर्जीवाड़े की राशि बढ़ गई। ऊर्जा उत्पादन निगम में 40 करोड़ 5 लाख और JUVNL में 56 करोड़ 5 लाख की फर्जी निकासी का खुलासा हुआ। लेकिन जो पर्दे के पीछे के लोग हैं, जिन्होंने इस पूरी हथकंडे को रचा है, उन लोगों तक अभी तक हम गिरफ्तार नहीं कर पाए। उन लोगों को चिन्हित हमने कर लिया है। उनके नाम, पते, एड्रेस, मोबाइल नंबर, घर के पते सब हम जान गए हैं। झारखंड ATS की टीम इस मामले में तेजी से कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तार आरोपी श्रवण कुमार से पूछताछ करके टीम मुख्य साजिशकर्ता तक पहुंचने की कोशिश में है। अब देखना होगा कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कब तक दबोचा जाता है। रांची संवाददाता ओम प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।